हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मार्केट इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। आज वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक के एससी 100 इंडेक्स 55.39 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,085 पे इंडेक्स आज क्लोज हुआ। पिछले 3 दिन में, पिछले 3 सेशंस में हमने देखा कि 1500 पॉइंट्स इंडेक्स जो है वो बढ़ा। जाहिर है कि जब एक्सचेंज रेट आपका जो है वो चेंज हुआ, उसके बाद जो रुपी डेप्रिसिएशन थी उसका आपकी स्टॉक मार्केट ने, इक्विटी मार्केट ने काफ़ी उसको पॉजिटिव और वार्म वेलकम किया। आज भी हम देख रहे हैं कि 55 पॉइंट्स का इजाफा। कुल 343 कंपनीज आज एक्टिव रहीं, जिसमें 154 कंपनीज पॉजिटिव, 168 नेगेटिव और 21 कंपनीज अनचेंज थी। आज की मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी बेहतर रहा। 364 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जबकि एक्सचेंज वैल्यू आज रही 15 बिलियन के करीब। तो 15 अरब रुपए मालियत के शेयर्स आज ट्रेड हुए और एक डिसेंट वॉल्यूम आज देखा गया आज की मार्केट। और साथ ही साथ KHI स्टॉक्स की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिंडेक्स 100 को कवर करते हैं। ब्रिंडेक्स 100 में आज 4,896 पे इंडेक्स क्लोज हुआ, 15 पॉइंट्स का इजाफा और मार्केट में 141 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। जफर मोती इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे, CEO जफर मोती कैपिटल्स और मेंबर पाकिस्तानी। जफर साहब, पिछले 3 सेशन में हमने देखा कि मार्केट में आपका वॉल्यूम भी कदरे बेहतर आ रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है पिछले 3-4 सेशन में वहां से भी हमने देखा कि पोर्टफोलियो बाइंग में कुछ शुरू हुए। तो क्या आगे चल के आप और किस चीज का वेट कर रहे हैं? अब इस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, क्या उसमें भी कुछ रेट हाई देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, बजट में बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्रो कैपिटल मार्केट आएगा बजट, और जो छोटे से टैक्सेस थे उससे मुस्तस्ना कर दिया जाएगा, ताकि उनसे गवर्नमेंट को पता चल गया है कि उनसे टैक्सेस से कोई खातिर खा कलेक्शन नहीं है, बल्कि मार्केट की डेप्थ और प्राइस डिस्कवरी में मुश्किल आ गई। तो इस वक्त समझ सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ। तो इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब से जो आपकी बात हुई थी आप लोगों की, और कैपिटल मार्केट्स के हवाले से जो रिकमेंडेशंस थी और जो टैक्सेशन के जो आप समझते हैं कि काफी हार्श थे, और उनका ये कहना है कि काफी रिलीफ मिलेगा, तो जो है वो फर्दर मार्केट को ड्राइव करेगा। बिल्कुल, पहली ड्राइव तो लास्ट वीक जो 45,000 को शिफ्टिंग किया और 45,000 से ऊपर निकली, वो तो था कि डॉलर का जो स्ट्रांग होना और पाकिस्तानी रुपये का वीक होना। तो अब जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उनको पता है कि अब तकरीबन 4-6 महीने तक अब डीवैल्यू करने का खुद मना कर मिस्टर इस्माइल साहब ने कि भाई अब हमें जरूरत नहीं है कि करेंसी को और वीक करें, और ये 4-6 महीने नहीं, लेकिन अगर 120 के करीब की बात की, अगर 120 भी आता है तो हम इसको इंटरवीन नहीं, ये भी स्टेटमेंट जो है ऑफिशियल इस वक्त सुना गया है। ये सुना गया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अब ये यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा करेंसी, और ये जो है और मजीद वीकनिंग करेंसी खतरनाक ये हो जाएगी कि बहुत बड़ी महंगाई का एक रेला आएगा। क्योंकि अब अगर आप और पेट्रोल आपकी महीनों सालों के बाद पाकिस्तान में होगा, क्योंकि ये जैसे ही डीवैल्यू हुई है उसमें हर चीज में जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं या जो भी हम आइटम्स मशीनरी या कुछ ला रहे हैं या फिर जो पेरिशेबल आइटम इंपोर्ट बिल आपका बढ़ सकता है। तो जफर साहब, आप इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें पॉलिसी रेट में कितना हाइक देख रहे हैं, कितने पॉइंट्स का आप देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बस ये इसी जगह अगर करेंसी को स्टेबल हो जाए तो पॉलिसी मेकर्स में मुझे लगता है कि मार्केट को ये 46-47 हज़ार तो प्री बजट ही दे जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जफर मोती इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और उनके मार्केट को जो रिलीफ साइन इस वक्त मिले, स्पेशली बजट और उससे भी पहले जो करेंसी एडजस्टमेंट हुई यहाँ पे डॉलर रुपये पैरिटी के हवाले से रुपए जो डी वैल्यू हुआ, इन दोनों चीज़ों ने मार्केट को सपोर्ट किया, और आगे आने वाले वक्तों में मार्केट में बेहतर वॉल्यूम्स हो सकते हैं, जिसका वक्त तस्करा कर रहे हैं कि कुछ आसार ऐसे आना शुरू हो गए, और जो कि एक बहुत अच्छी साइन है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जायजा लेंगे मजमूई मईशत का। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे डॉलर
हवाले से आपका डॉलर 115 रुपए का हुआ और इस 115 रुपए के डॉलर के पीछे जो तौजीह पेश की जा रही है हुकूमती हलकों से, जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, जो फाइनेंस मैनेजर्स हैं, उनका यह कहना है कि हमारी एक्सपोर्ट्स को सहारा मिलेगा। बात सारी है कि अगर ये चीज़ इतनी ही होती तो फिर इसके ऊपर कंसेंसस होता, इसके ऊपर तमाम हल्के जो हैं, स्पेशली जो आज़ाद माहिरीन मईशत हैं, वो इसके ऊपर जो है कहते, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सबसे, हम जो कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं मोस्टली उसका रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, और डॉलर महंगा होने से हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, और महंगी होने से वो मुसाबिकत नहीं रखेगी इंटरनेशनल मार्केट में, कॉम्पिटिटिवनेस उसकी नहीं रहेगी। तो फिर क्या सूरत हाल आगे चल के बनती हुई नजर आती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आईएमएफ हमेशा से कहता रहा कि पाकिस्तान अपनी करेंसी को डीवैल्यू करे। आईएमएफ हमेशा से एडवोकेट करता रहा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि डार साहब ने 105 के ऊपर 100 के ऊपर 100 से 105 की रेंज में डॉलर को रोके रखा मसनूई तरीके से? आईएमएफ ने बर्दाश्त कैसे किया डॉक्टर साहब? हैरानी की बात है, बिल्कुल सही कहा है आपने कि आईएमएफ का एक रिलीजन है, और वो रिलीजन है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। तो 3 साल हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहे, और इस 3 साल में न कि सिर्फ हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन किया, बल्कि डार साहब ने अपनी करेंसी को अप्रिशिएट भी कर दिया। 108 से 98 पे ले गए। एक सियासी लीडर थे, उनको नीचा दिखाने की खातिर। अब आप देखें कि दुनिया में का कोई फाइनेंस मिनिस्टर ये काम कर सकता है कि किसी सियासी लीडर को नीचा दिखाने की खातिर अपनी करेंसी को 108 से वो 98 पे पहुंचा दे। और मौजूद है आईएमएफ के प्रोग्राम के दौरान ये हो रहा है जी। और इन फैक्ट बिजनेस रिकॉर्डर में 14 मार्च 2014 का मेरे पास है, बल्कि मैंने ये उसको फ्रेम करा लिया है इस चीज को। ये मेरे ऑफिस में, आपको अब जब आए कभी तो आप देखेंगे जी कि उसमें लिखा हुआ आईएमएफ प्रेजेस रूपी अप्रिसिएशन। आईएमएफ प्रेजेस रूपी अप्रिसिएशन। ओके जी, ये 14 मार्च को बिजनेस रिकॉर्डर में ये छपा हुआ था। हाँ। और मैंने वहीं से फोटोकॉपी कराया कि ये तो एक हैरानकुन बात है कि आईएमएफ प्रेजेस रूपी अप्रिसिएशन। तो आप इससे देखें, इससे अंदाजा करें कि उनको पता था कि क्या हो रहा है, बट दे केप्ट देयर आईज एंड ईयर्स क्लोज्ड। तो उनका फिर मेरे ख्याल से सर पॉलिटिकल एजेंडा हुआ ना, फिर आईएमएफ का सियासी एजेंडा है रादर के वो मैं तो बता रहा हूं कि ये जो पिछला प्रोग्राम था, पिछला प्रोग्राम जो हमारा खत्म 13 से 16 का, ये था, ये प्योरली एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था, प्योरली पॉलिटिकल प्रोग्राम। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को पैसे देने थे, दैट्स इट। अच्छा, बाकी कहानी देते रहे वो, जैसे होता है रिव्यू कर देते थे। तो इसके बाद जो 11 रिव्यू हुए सर, उसके बाद 11 या 16 गालिबन रिव्यू भी हुए, और सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर हुए। 16 रिव्यू हुए थे, उसमें 15 तो इन्होंने वेवर दे दिए। कभी आज तक नहीं हुआ है आईएमएफ की तारीख में कि किसी मुल्क को दिए गए हों। तो उसको पता था कि नहीं हो रहा है काम, ये नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बस हमने पैसा देना है। दिस इज व्हाट वी वर आस्क्ड टू डू दिस। अब मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जो डार साहब की लेगेसी थी उसको ये किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं, जरा ये भी तो कुछ हमें बताइए। देखें, बात यह है ना कि अब रह गए हैं चंद 60 दिन के करीब, तकरीबन 60, 62, 65 दिन है, 2 महीने, सॉरी 2 महीने रहते हैं तकरीबन। अब इस 2 महीने में मिफ्ता साहब ने क्या कर लेना है? मिफ्ता साहब जब आए थे उस वक्त भी मैंने कहा था कि अब उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। दी ओनली स्ट्रेटेजी कि आप किसी तरीके से अपने आप को सरवाइव करें। वक्त काटेंगे 31 मई तक, और उस वक्त काटने में अगर बोरो करने की जरूरत पड़े तो कहीं से भी बोरो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है।
जो ट्विन डेफिसिट है आपको ये गुजारने देगा? 31 मई तक जो इतना बड़ा डेफिसिट गैप आ गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग आपको आराम से गुजारने देगी अगले 60 दिन? मेरी इत्तला के मुताबिक वजारत खजाना में यही एक डिबेट हो रहा है कि क्या किया जाए, शुड वी गो टू द IMF? तो एक ग्रुप ये कहता है कि अगर हम IMF के पास अगर चले गए इलेक्शन से पहले तो हमने जितनी कौम को कि हमने पाकिस्तान को कितना मजबूत कर दिया है देखें, तो वो तो नैरेटिव सारा फेल हो जाएगा। तो इसलिए बजाय IMF के पास जाने के हमने किसी तरीके से बोरो करके वक्त गुजारना है। दूसरा ग्रुप कहता है कि हम बोरो करें कहां से? ना वर्ल्ड बैंक हमें पैसा देना चाहता है, ना ADB देना चाहता है। वो कहते हैं कि आप IMF के से वो एक वो चिट लेकर आ जाए, लेटर ऑफ सपोर्ट जिसको कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप IMF के प्रोग्राम में जाएं। तो इसलिए हमारी मजबूरी है जाना। क्या होंगी IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए? क्या अभी जो डिवैल्यू हुई है 5%, फिर ये उसी से सिलसिला जोड़ा है जाके? मेरे ख्याल में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मेरा अपना जाती वो ये है कि ये बातें चूंकि वज़ारत खजाना की टीम जो है ये महीने में जो IMF वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग होगी, सॉरी स्प्रिंग मीटिंग, तो उसमें ये जाएंगे। तो जब जाएंगे तो उन्होंने बातचीत वहां करनी है उनसे, मिफ्ता साहब। तो जब बातचीत करेंगे तो उसके लिए प्रायर एक्शन के तौर पे उनको कहा गया कि ये करके आए। तो दिस वाज अ प्रायर एक्शन। ठीक, तो ये तय हुआ कि ये प्रायर एक्शन है IMF के एक और प्रोग्राम में जाने के लिए, या जो हमारे अगर कोई बेंचमार्क सेट करता है, कोई ग्रीन सिग्नल देता है, तो फिर मल्टीलैटरल और बायलैटरल एजेंसीज जो हैं, डोनर एजेंसीज जो हैं, वो जरा थोड़ा सा हमें सपोर्ट करती हैं। नाउ सर, पॉइंट इज दिस। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि टाइमिंग जो है ना, क्योंकि प्रोग्राम एक झटके में तो नहीं हो जाता, उसमें वक्त लगता है उसके कंप्लीशन वगैरह में। तो इस हुकूमत के तो टेन्योर वैसे निकल जाएंगे, और जब इनके निकल जाएंगे, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएंगे तो केयर टेकर से भी वो बातचीत नहीं करेंगे। तो फिर वो वेट करेंगे कि जो नई हुकूमत आ जाए तो फिर उनके साथ बातचीत की जाएगी। तो एक मेरा ये फौरन के फौरन ये काम हो जाएगा IMF का कोई प्रोग्राम। नाउ द पॉइंट इज सर कि फिर कहा ये क्यों जा रहा है कि जनाब एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए रुपये को डिवैल्यू किया, और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ज़ाहिर है कि डॉलर इस वक्त आ नहीं रहे, डॉलर कंस्ट्रेंट आ जाएगा, सप्लाई बेहतर होगी, तो वो चीज तो होती भी नजर नहीं आ रही, और हिस्टोरिकली पाकिस्तान में हुआ भी नहीं है ऐसा। देखें, बात यह है कि अगर हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में अगर आप देखें कि पॉलिसी का रोल भी बड़ा लिमिटेड होता है। डेवलपिंग पॉलिसी बिकम्स ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप मॉनेटरी पॉलिसी को देखें कि हमने इतने लो लेवल पे डिस्काउंट रेट को रखा, इतने लंबे मुद्दत तक प्राइवेट सेक्टर टू क्रेडिट टू GDP रेशियो बढ़ा, ना कोई प्राइवेट सेक्टर बढ़े, ना इकोनॉमी में कोई रिवाइवल हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज में मॉनेटरी पॉलिसी का रोल भी बहुत कम है। इसी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सचेंज रेट की पॉलिसी का भी रोल कम है। उसकी वजह कि हम जो चीज भी एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो जब आप करेंसी को डिवैल्यू करेंगे तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, विच विल एनहांस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी चीज ये है कि जो एक्सपोर्टर है ये कहीं किताबों में आपको नजर नहीं आएगा, ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल खजाना में था। तो मैंने देखा है ये कि जो इंपोर्टर होता है उसने कॉल करना है हमारे जो एक्सपोर्टर को कि आप अपने यूनिट वैल्यू को कम कर दो। तो यूनिट वैल्यू को कम करने का आपके पास दो ऑप्शन है, करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो किसी और तरफ चला जाएगा। आप वो कस्टमर लूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक, तो फिर आप जब अपने यूनिट वैल्यू को कम करेंगे तो इन अदर वर्ड्स आप उसकी बेनिफिट को पास ऑन कर रहे हैं इंपोर्टर को। ठीक, बेनिफिट बचा वो इनपुट के कॉस्ट के बढ़ने की वजह से वो उसको वाइप आउट कर देता है। और सर खबरें आ रही हैं ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा है कि वो आपके जो मुमकिन प्रॉफिट है उसमें शेयर तलब कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तो अपने 11 साल के तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ ना, मैं डील करता था इनके साथ में, तो ये हमें यही बताते थे। दूसरी चीज ये है कि इजिप्ट ने अभी
IMF के साथ एक प्रोग्राम किया था। और जब प्रोग्राम में जब वो थे, उनका एक्सचेंज रेट जो था इजिप्ट का, वो 8.9 इजिप्शियन डॉलर या पाउंड जो भी है, वॉज इक्वल टू $1 ठीक। तो जो ये 16 जुलाई को 8.9 था, बल्कि अब और ये अक्टूबर में ये 14.4 हो 18.9 और अप्रैल 2017 में ये 18.1 था। यानी कि उन्होंने कोई 51% अपनी करेंसी को इजिप्ट ने। ओके। और जब डिवैल्यूएशन से पहले उनका एक्सपोर्ट था $5.26 बिलियन। और जब उन्होंने डिवैल्यू किया तो ये 5.2 से 5.6 पे आया है। अच्छा, इतना 52% डिवैल्यू करने के बाद ये मार्जिनल फर्क आया। एग्जैक्टली, तकरीबन $3 उनके बढ़े हैं, जबकि अपनी करेंसी को उन्होंने 51% डिवैल्यू किया जी। ठीक है। जहां इंपोर्ट जो था, इंपोर्ट उनका प्रोग्राम से पहले $2 बिलियन था, वो इंपोर्ट $12.3 बिलियन पे रहा अप्रैल 2017 में जाकर। रहा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ऑलमोस्ट। उसमें कोई वो मोर और लेस स्टैग्नेंट रहा। एक्सपोर्ट में $300 मिलियन का इजाफा हुआ आफ्टर 52% ऑफ एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन। तो सर हम तो ये 10% में हिल गए, हमारी इकोनॉमी तो 10% डिवैल्यू 9.4 प्रिसाइसली इसी में हिल के रह गए हम। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया में जो देखा जा रहा है कि हम जैसे डेवलपिंग वहां पर इतना इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल नहीं होता। देखें, इसको जो है ना, इसको आप एज ए इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू टेक अदर मेजर्स। ठीक है। आपका डिवैल्यूएशन के क्या होता है कि आप अपने एक्सपोर्टर को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। उसको बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचे कि मैंने और कोई तरीका अख्तियार नहीं करना है, सारा का सारा जो जोर है वो एक्सचेंज रेट पे कर देना है, तो वो काम नहीं चलेगा। तो सर अब ये फरमाइए कि इस वक्त पावर सेक्टर आपके सामने है, ठीक है, सप्लाई में, पावर जनरेशन में जरूर इजाफा हुआ, लेकिन हमारा जो कंस्ट्रेन है वो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का, और जिसकी वजह से लाइन लॉसेस और अल्टीमेटली जो इस वक्त हमारा जो सर्कुलर डेट है वो एक बार फिर खड़ा हुआ है बहुत बड़ा। डार साहब ने तो अचानक $450 मिलियन जो है वो 450 अरब जो है वो खत्म कर दिया था। इनके पास क्या स्पेस है, क्या देके जाएंगे, लेगेसी क्या होगी इस मुस्लिम लीग की आइंदा हुकूमत के लिए? ये सिर्फ मैंने जिस वक्त दार साहब ने किया था उस वक्त मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, तो मैंने उससे भी कहा था कि सर अगर आप ये समझते हैं कि आज की तारीख में आपने स्लेट को आपने क्लीन कर दिया है तो और कल से जीरो हो जाएगा, तो आप इस चीज को भूल जाएं, ये कल से फिर शुरू हो जाएगा। तो आप देखें कि 5 साल में आपने 1000 बिलियन से ज्यादा का सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया जो आपको छोड़ के जाएंगे। सिर्फ सर्कुलर डेट ही नहीं छोड़ रहे हैं, ये तकरीबन 3000 बिलियन का जा रहे हैं। 3000 बिलियन, 3 ट्रिलियन रुपीस जो है बजट से बाहर हमने पार कर दिया है, इंक्लूडिंग 1 ट्रिलियन जो है डेट है। भाई $650 मिलियन रुपीस जो है, बिलियन रुपीस, 650 बिलियन जो है, वो तो आपके कमोडिटी फाइनेंसिंग है जो कमर्शियल बैंक से हुकूमत पाकिस्तान ने लिया और उसको वापस नहीं किया अभी तक। ठीक इसी तरीके से सर्कुलर डेट है इसकी, सॉरी ये उसकी जो है क्या नाम है, रिफंड्स है, वो रोक कर रखे हुए, किसी ने तो वापस करना है। इसी तरीके से तकरीबन $5.5 बिलियन जो फॉरवर्ड मार्केट में कमर्शियल बैंक से बोरो किया है हमने, $5.5 बिलियन, उसमें वापस करना है कि नहीं आपने? नहीं तो फिर अब सर ये भी जानना चाहूंगा, ये कह दिया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएंगे हम, नहीं जा रहे सुकूक की तरफ, हम नहीं जा रहे फिलहाल यूरो बॉन्ड्स की तरफ, तो जो भी हमें कर्जा देगा वो किन टर्म्स में देगा, और पे बैक कैपेसिटी जो है वो पाकिस्तान की वो कितनी आप समझते हैं कि मुस्तहकम है? देखिए, जिन ममालिक से हम कर्जा वापस भी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये अगर इतनी आसानी होती तो वज़ारत खजाना में ये डिस्कशन ना हो रहा होता कि भाई करना क्या चाहिए।
शुड वी गो टू द IMF, शुड वी नॉट गो टू द IMF, ये जो बहस चल रही है वो इसी की चल रही है कि जहां से लेना है वहां से वो दे भी नहीं रहे हैं वो पैसे। तो अब रिजर्व को ही ड्रॉ और किसके अलावा तो कोई चारा नहीं रहता। 2 महीने में अब क्या कर लेंगे आप? ठीक, तो रिजर्व तो आपके पास वैसे ही डिप्लीट हो रहा है। रिजर्व तो अभी उसमें हमने उसको 12 बिलियन पे तो रखा हुआ है ना, जिसमें 5.5 जो है वो कमर्शियल बैंक्स का, वो सिर्फ आपके पास शोकेस के, कुछ नहीं कर सकते आप उनके। हाँ, बिल्कुल। पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर ऑयल प्राइसेस, जो दोबारा अब ट्रिपल डिजिट्स की तरफ जाने वाली है। अल्लाह खैर करे कि जो सूरत हाल बनती है, ज़ाहिर है कि हमारी इंपोर्ट जो है उसका एक 50 to 60% वो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और होता है। सर, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इनको डेप्थ में बॉटम में मिली लाइक $32 पर बैरल और ऊपर जाके 110-20 मिला। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के साथ तो और एक बड़ी अच्छी चीज ये हुई कि $23 पर बैरल इनको नीचे ऑयल प्राइसेस में ऊपर बढ़ रही हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इंटरनेशनली जो है वो हेजिंग की जाए ऑयल प्राइसेस को? हम ₹2 आवाम को देके और खुश हो जाते हैं, हम हेजिंग क्यों नहीं कर सकते? भाई आप किस चीज की बात कर रहे हो यार? वजारत खजाना ये समझ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आप जरा कैपेसिटी तो देखें ना वजारत खजाना में। जिन लोगों को मैंने अपने दौर में हायर नहीं किया था वजारत खजाना में, वो आज ओपनिंग बैट्समैन है। तो अब आप सोचें कि उनकी सलाहियत को देखें कि वो इस किस्म के डिफिकल्ट जो मामला वो की हेजिंग कर लिया जाए। कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? सेनेट इज देयर, नेशनल असेंबली इज देयर, मतलब इस तरह तो ये क्या है? आप किस कॉस्ट के ऊपर मुल्क की फैसला हो रहा है? आप मुझे ये बताइए, एक ब्यूरोक्रेट जो है वो कितना टेन्योर होता है एक ब्यूरोक्रेट का? देखिए, जो वजारत खजाना में अगर कोई आता है तो मैक्सिमम 2 से 3 साल के लिए आएगा, उसके बाद इधर उधर हो जाएगा वो। तो सेक्रेटरी फाइनेंस सर, पुराने पिछले सेक्रेटरी फाइनेंस 9 साल कैसे रह गए? 3 टेन्योर कैसे उनके चले गए सर? वो एक स्पेशल किस्म के आदमी थे। अब वो आर्टिकल भी लिखते हैं। अब आप बताएं कि कोई ये कहेगा कि भाई सिद्धार साहब ही जिम्मेदार थे? जब आप एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, खामोश रहते थे, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, जज साहब नंबरों के जगलेरी कर रहे थे और आप भी चुप होकर बैठे रहते थे, यस सर कर रहे होते थे, तो आप कैसे इस बस से बरी उलझना होंगे जो आज हम जहां पर खड़े हैं? तो हमारी सियासी जमातें कहां हैं? तो के कायदीन कहां हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहां हैं? और हमारे पार्लियामेंटेरियंस कहां हैं? सर, इकोनॉमी की पिछले 10 साल में किसी ने कुछ नहीं पूछा। आप एक अरसे से इकोनॉमी पे प्रोग्राम कर रहे हैं। आप खुद सीने पे हाथ रखकर कहें कि पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं उस पर नजर डालें और कहें कि हाँ, पार्टी एक्स में कोई एक ये इकोनॉमिक टीम बैठी हुई है, ये पार्टी बैठी हुई है, ये पार्टी सी में बैठी हुई है। आप जरा बता दें खुद। हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है सियासी जमातों में कि कोई इकोनॉमिक टीम उनके पास हो। जो वो इलेक्शन जीत कर जब आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि करें क्या। सर, बजट पे नहीं होता, शैडो बजट, ऑपोजिशन शैडो बजट देती है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना शैडो बजट बनाती हैं। यहां तो कोई वो पूछने वाला नहीं है। असेंबली में बजट पेश हुआ, उसके बाद शायद आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे कितनी उसके ऊपर बहस हुई और उसके बाद वो मंजूर हो गया। देखें, हमारे पार्लियामेंट में इस किस्म के लोग आते ही नहीं कि जिन्हें इन सब चीजों की सूझबूझ हो। इवन सेनेट में भी सवाए चंद एक के इसी किस्म के लोग आते। तो पार्लियामेंट से, पाकिस्तान के पार्लियामेंट से आप ये एक्सपेक्ट ना करें। ये सियासी जमातों को देखें जो इतनी बड़ी बड़ी नेशनल लेवल पे सियासी जमात है। किसी एक सियासी जमात के पास कोई क्रेडिबल इकोनॉमिक टीम नहीं है कि कल को वो इलेक्शन जीत के आ जाए तो उन्हें पता हो कि हमने करना क्या है। सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेनेट पहले हमने एक एनालाइज किया कि मुख्तलिफ जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं सेनेट की, इनकी परफॉर्मेंस का अगर जायजा ले, हमने रिव्यू किया उसमें इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी को, कश्मीर कमेटी को, हमने उसमें जो है एनालाइज किया वजारत दाखिला के हवाले से, इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से, 1-2 कमेटीज और थीं। और हमें मायूसी ये हुई कि सबसे ज्यादा इजलास जो हैं वो अफेयर्स कमेटी के थे, गालिबन 122, लेकिन उसके भी 50% अटेंडेंस उसमें लोगों की नहीं
पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत से ऐसे लोग जो 20-20 इजलासों में 2-2 दफा भी उस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, न सिर्फ जमातों के अंदर बल्कि ऐवान के अंदर, सेनेट के अंदर की मैं बात कर रहा हूं सर। तो मैं तो यही जो मैं कह रहा हूं आप उसी की तायीद कर रहे हैं जी। बात यह है कि जब तक मुल्क की सियासी कोई उनके हर सियासी जमात की अपनी इकोनॉमिक टीम अगर नहीं होगी, तो जब वो सिर्फ इलेक्शन ही जीतना ही उनका मकसद होता है, जब वो इलेक्शन जीत कर आएंगे वो इधर उधर से पकड़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो हशर होता है मुल्क का वो आपके सामने है, वो यहीं छोड़ के फिर चले जाते हैं। फिर आने वाला जो आएगा उसके पास भी टीम नहीं होगी, वो छोड़ के चला जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान। इस वक्त जो आईना है, जो जिस तरीके से हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सियासतदान जिस तरीके से लेके चल रहे हैं इस इकॉनमी के ऊपर, उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है और हुकूमत में रहते हुए भी और अपोजिशन में रहते हुए भी इकॉनमी के ऊपर उनका वो फोकस नहीं है जो कि होना चाहिए था। अब आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।